Hello students, welcome back our YouTube channel Kamla Kaliri. I am Rajesh Gupta. Today we are going to teach gametogenesis. So let's go start the topic. Dear students, as you know that the process of formation of gametes by gonads is called gametogenesis. Gametes या गोनेट्स के द्वारा गैमेट्स निर्माण की प्रक्रिया गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। यहां पर इसको दूसरे शब्दों में भी बताया जा सकता है कि गैमेटोजेनेसिस ग्रीक के 2 वर्ड से मिलकर के बना है। गैमस मीन्स मैरिज, जेनेसिस मीन्स ऑरिजिन, यानी कि गैमेटोजेनेसिस सेक्सुअल मेथड से रिप्रोडक्शन करने वाले एनिमल्स में गैमेट्स निर्माण की क्रिया को कहते हैं। गैमेटोजेनेसिस किसे कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस सेक्सुअल मेथड से जनन रिप्रोडक्शन करने वाले एनिमल्स में गैमेट्स निर्माण की प्रक्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। एनिमल्स में गैमेट्स का फॉर्मेशन उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और गोनेड्स में होता है। कहने का मतलब एनिमल्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इट मींस गोनेड्स, गोनेड्स मींस टेस्टिस एंड ओवरी में गैमेट्स का निर्माण होता है। आगे आपको लिखा है गोनेड्स की जर्म सेल्स में कई बार विभाजन होता है और कई फेजेस के गुजर जाने के बाद गैमेट्स का निर्माण होता है। यानी कि गैमेट्स के निर्माण में गोनेड्स की जो जर्म सेल्स होती है, जर्म सेल्स मींस यहां पर टेस्टिस और ओवरी से ही है, इनमें कई बार क्या होता है? विभाजन होता है और विभाजन के दौरान ये कई प्रक्रियाओं से गुजरती हैं, कई फेज से गुजरती हैं और अंततः जाकर के गैमेट्स का निर्माण होता है। तो यहां पर दोनों चीज लिखा है, शॉर्ट फॉर्म में भी डिफिनीशंस लिखी है और इसको थोड़ा सा डिटेल्ड करके भी आप समझा सकते हैं। अब आइए इसके प्रकार के बारे में पढ़ते हैं कि गैमेटोजेनेसिस कितने प्रकार के होते हैं। तो गैमेटोजेनेसिस पढ़ने के पहले सबसे पहले भी गैमेट्स के बारे में जानते हैं। तो काइंड्स ऑफ गैमेट्स, काइंड्स ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स के प्रकार। तो सेक्सुअल मेथड से रिप्रोडक्शन करने वाले एनिमल्स में 2 टाइप्स के गैमेट्स पाए जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट नंबर है मेल गैमेट और स्पर्म। पहला है मेल गैमेट और स्पर्म। तो इसका निर्माण मेल के गोनेड्स में होता है
मेल के गोनेड यानी कि टेस्टिस में होता है। तो आप बताएंगे कि स्पर्म का निर्माण मेल के टेस्टिस में होता है। ये मोटाइल, ये गतिशील नेचर के होते हैं, यानी कि स्पर्म फॉर्मेशन की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस भी कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस। और टेस्टिस सेल्स से ये कि ऐसे कह सकते हैं कि टेस्टिस की जिन सेल्स से स्पर्म का निर्माण होता है उनको प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स या प्राइमरी जर्मिनल सेल्स भी कहा जाता है। और प्राइमरी जर्मिनल सेल्स से जो सेल्स बनती हैं उनको स्पर्मेटेट्स भी कहा जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस भी दो शब्दों से मिलकर के बना है ग्रीक के। तो ग्रीक के टू वर्ड हैं स्पर्मा, स्पर्मा मीन्स होता है सीड, और जीनेसिस यानी ऑरिजिन। इसको एक बार फिर से रिपीट किए दे रहा हूं कि स्पर्म का फॉर्मेशन मेल के टेस्टिस में होता है। ये मोटाइल नेचर के होते हैं यानी गतिशील प्रकृति के होते हैं, और स्पर्म निर्माण की प्रक्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। स्पर्मेटोजेनेसिस ग्रीक के टू वर्ड से मिलकर के बने हैं। स्पर्मा मीन्स सीड और जेनेसिस मीन्स ऑरिजिन, यानी सीड का ऑरिजिन, उद्भव। दूसरा यहां पर गैमेट है फीमेल गैमेट और ओवा। तो ओवा का फॉर्मेशन फीमेल के ओवरी में होता है। ये नॉन मोटाइल नेचर के होते हैं यानी कि अगतिशील होते हैं, और ओवम फॉर्मेशन की प्रक्रिया या प्रोसेस oogenesis कहलाती है। oogenesis भी ग्रीक के टू वर्डों से मिलकर के बना है। वो कौन से हैं? उआन। उआन मीन्स होता है ओवा, और जेनेसिस मीन्स होता है ऑरिजिन, यानी कि अंडे का निर्माण या उद्भव oogenesis कहलाता है। तो यहां पर हम लोग काइंड्स ऑफ गैमेट्स भी जान गए। दो प्रकार के गैमेट्स होते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट ओवा स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस दोनों में एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, लेकिन इनके निर्माण की प्रक्रिया लगभग सेम होती है। और इनमें से कुछ स्टेज दोनों में सेम पाई जाती हैं। वो कौन कौन से स्टेज हैं? मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज, यानी कि इन दोनों के निर्माण में तीनों प्रक्रियाएं पाई जाती हैं। मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और थर्ड नंबर है मैच्योरेशन फेज, यानी कि ये तीन अवस्थाएं पाई जाती हैं दोनों के निर्माण के समय। अब इसका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन फेज, इस फेज के अंतर्गत
प्राइमरी जर्म सेल, टेस्टिस या ओवरी की प्राइमरी जर्म सेल्स में कई बार माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, समसूत्री कोश का विभाजन होता है, जिससे उसी के समान अनेक डॉटर सेल्स का निर्माण होता है, और वो डॉटर सेल्स स्ट्रक्चर में अपने मदर सेल यानी प्राइमरी जर्म सेल्स के समान होती हैं। यानी इससे कई प्राइमरी जर्म सेल्स हो गई, इनसे कई बार समसूत्री विभाजन होता है और इनसे उन्हीं के समान डॉटर सेल्स का निर्माण होता है। इनकी संरचना अपनी मदर सेल के ही बराबर होती है, और ये जो डॉटर सेल्स बनती हैं इनको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। इनमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 2n होती है, यानी मदर सेल भी 2n डिप्लॉयड होती है और ये सभी भी डिप्लॉयड होती है। सेकंड नंबर है ग्रोथ फेज। इस फेज के अंतर्गत ये बने हुए स्पर्मेटोगोनिया अपने अंदर फूड मटेरियल को ग्रहण करते हैं और अपने स्ट्रक्चर में ग्रोथ करते हैं, जिससे इनमें डिप्लॉयड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स का निर्माण होता है, ये ग्रोथ फेज कहलाती है। अभी इनको इन डिटेल बताएंगे स्पर्मेटोजेनेसिस में। थर्ड नंबर है मैच्योरेशन फेज। तो इस फेज के अंतर्गत ये प्राइमरी स्पर्मेटोसेल्स में 2 बार विभाजन होते हैं। फर्स्ट बार इसमें मेयोटिक सेल डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन, जिससे इनसे 2 प्रकार की सेल्स बनती हैं और ये कैसी होती हैं? हैप्लॉइड होती है। क्योंकि मेयोटिक सेल डिवीजन में, अर्धसूत्री विभाजन में क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वो डॉटर सेल्स में आधी हो जाती है, इसकी तुलना में मदर सेल की तुलना में। तो यहां पर 2 बार विभाजन होता है, फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन और सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन। तो यहाँ पे मैच्योरेशन डिवीजन में पहली बार जो विभाजन होता है, फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन, तो फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन में भी मैंने बताया कि प्राइमरी स्पर्मेटोसेल्स में मेयोटिक सेल डिवीजन होता है, जिससे 2 टाइप्स की डॉटर सेल्स बनती हैं, और ये दोनों डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम की संख्या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल की अपेक्षा आधी होती है। सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन, अच्छा ये जो सेल्स बनती हैं यहाँ पर, इनको क्या कहते हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स कहते हैं। ये फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन हो गया। यहां पर कुछ टाइम बाद सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन होता है, तो इनसे भी 2 डॉटर सेल्स का निर्माण होते हैं, और ये जो सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन होता है यहाँ पर, ये फिर से समसूत्री होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, जिससे बनी हुई डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम की संख्या उनकी मदर सेल के बराबर होती है। तो यहाँ पर ये सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन हो गया, और ये जो 4 सेल्स बनी है यहाँ पर, इनको स्पर्मेटिड कहा जाता है। स्पर्मेटिड सेल्स कहते हैं। ठीक है, तो आइए इसको यानी कि गैमेटोजेनेसिस के अंतर्गत अब स्पर्मेटोजेनेसिस का अध्ययन करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के काइंड्स ऑफ गैमेट समझ में आया होगा। 2 प्रकार के होते हैं और दोनों के निर्माण की प्रक्रिया में ये 3 फेज पाए जाते हैं, मैच्योरेशन, ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन फेज, और उनको तीनों मैंने यह चित्र के माध्यम से बताया, और इन तीनों फेज को अब इन डिटेल आगे स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में बताएंगे।
डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ऊपर लिखा है गैमेटोजेनेसिस पार्ट 1 इसलिए लिखा कि मैं आज आपको स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ाऊंगा और नेक्स्ट डेज आपको oogenesis पढ़ाऊंगा। तो इसलिए मैं यहां पर पार्ट 1 और पार्ट 2 करके इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यहां प्राइमरी जर्म सेल्स से स्पर्मेटिड सेल का निर्माण स्पर्मेटिडजेनेसिस कहलाता है। स्पर्मेटिडजेनेसिस। तो यहां पर गैमेटोजेनेसिस के अंतर्गत आज हम आपको स्पर्मेटोजेनेसिस बताने जा रहे हैं। तो इसकी डिफिनीशन एक लाइन में हो जाएगी, स्पर्म फॉर्मेशन की प्रक्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। स्पर्म का फॉर्मेशन मेल के टेस्टिस में होता है और प्रत्येक टेस्टिस अनेक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स से मिलकर के बना हुआ होता है। ये सपोज दैट टेस्टिस, तो प्रत्येक टेस्टिस जो होता है अनेक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स से मिलकर के बना होता है और इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की आंतरिक सतह, इनकी भीतरी सतह जो होती है वो जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स से बनी हुई होती है। क्लियर? और इन्हीं जर्मिनल एपिथेलियम सेल के द्वारा स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस द्वारा स्पर्म का निर्माण होता है। अतः टेस्टिस के सभी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की सभी जर्मिनल सेल्स या जर्म सेल्स से स्पर्म का निर्माण नहीं होता, बल्कि इनमें से कुछ ही जर्म सेल्स स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। वो कौन कौन से स्टेप्स हैं? इसका फर्स्ट नंबर है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड और सेकंड नंबर है स्पर्मेटोलियोसिस। इसको एक बार फिर से स्पर्मेटोजेनेसिस को डिफाइन किए दे रहा हूं। स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। स्पर्म का फॉर्मेशन मेल के टेस्टिस में होता है। प्रत्येक टेस्टिस अनेक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स से मिलकर के बना होता है और इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की इनर लेयर या आंतरिक सतह जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स से बनी होती है। अतः इन जर्म सेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस द्वारा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। लेकिन
टेस्टिस की सभी सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स की जर्म सेल्स स्पर्म का निर्माण नहीं करती, बल्कि इनमें से कुछ ही सेल्स स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं बाय स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया द्वारा। स्पर्मेटोजेनेसिस दो स्टेप से कंप्लीट होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स एंड सेकंड थिंग है स्पर्मेटोलियोसिस। तो सबसे पहले जानते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स क्या है। इसको थोड़ा सा डिफाइन किए दे रहा हूं। मेल के टेस्टिस से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जिनको या इनको ऐसे डिफाइन किया जा सकता है कि मेल के टेस्टिस से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और जिन सेल्स से स्पर्म का निर्माण होता है उनको प्राइमरी जर्म सेल या प्राइमोर्डियल जर्म सेल कहा जाता है। और इन प्राइमरी जर्म सेल से स्पर्मेटिड का निर्माण स्पर्मेटिडजेनेसिस कहलाता है। मैंने क्या बताया कि मेल के टेस्टिस से स्पर्म का निर्माण होता है, जिन्हें प्राइमरी जर्म सेल या प्राइमोर्डियल जर्म सेल कहते हैं। सपोज दैट इट इज अ प्राइमरी जर्म सेल। और इन प्राइमरी जर्म सेल से जब स्पर्मेटिड का निर्माण होता है, जो पिछले फिगर में मैंने चार्ट बताया नीचे, तो प्राइमरी जर्म सेल से स्पर्मेटिड सेल्स का निर्माण स्पर्मेटिडजेनेसिस कहलाता है। तो यहां पर स्पर्मेटिड का निर्माण 3 स्टेप्स में या 3 फेजेज में कंप्लीट होता है। मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज। अब इसी फेजों को हम बाय फिगर यहां पर एक्सप्लेन करेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। आइए इसको एक फिगर के माध्यम से एक्सप्लेन करते हैं। ये सभी सेल शेप में समान है, कोई छोटी बड़ी नहीं होगी। यहाँ पर ये ढंग से बनाने में भी थोड़ा बहुत आकार छोटा हो भी जाएगा, लेकिन इनको हमको मान के चलना है कि ये सभी शेप में एक समान है। ये डिप्लॉयड है, ये भी सभी के सभी कैसे हैं, डिप्लॉयड है। 2n मतलब होता है इसमें क्रोमोसोम की जो संख्या है वो कितनी है, 2 है। n फॉर नंबर, ये 2 है यानी वह डिप्लॉयड है, द्विगुणित है। ये है आपका प्राइमरी जर्म सेल। यहां पर कौन सा डिवीजन हुआ है, माइटोटिक।
माइटोटिक मतलब समसूत्री विभाजन। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों क्लास में आपके गैमेटोजेनेसिस है जूलॉजी में। माइटोटिक डिवीजन। अब यहां पर ये जो बनी है सेल्स, इनको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। अब इसमें से ये सभी में से कोई एक सेल, ये सभी सेल आकार ग्रोथ करती हैं। मैं इसको पहले फिगर बना लेता हूं और इसके बाद आपको एक्सप्लेन करते जाता हूं। यहां पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और इनसे फिर से डिवाइड होंगी। इनमें सभी में सब क्रोमोसोम की संख्या है वो हैप्लॉइड है। This is sperm. डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने बताया कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस थी वो कितने स्टेप्स में, कितने फेज में कंप्लीट होती थी। 2 फेज में। यहाँ पर ए नंबर में मैंने लिखा था फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड मैंने कितने स्टेप्स में बताया था कि कंप्लीट होती है? ये 3 स्टेप्स में मेनली, लेकिन इसको 4 स्टेप्स में भी डिवाइड किया जा सकता है। तो आप ऐसे कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड 4 फेज में कंप्लीट होता है। और वो कौन कौन से फेज हैं? इसमें पहला नंबर है मल्टीप्लिकेशन, फेज। सेकंड नंबर है ग्रोथ फेज। थर्ड नंबर है मैच्योरेशन फेज। और फोर्थ नंबर है स्पर्मेटोजेनेसिस। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर देखेंगे हम लोग कि यहां से प्राइमरी जर्म सेल्स, इट मींस यहां से लेकर यहां तक ये आपका पहला फेज है, जिसको आप क्या कहेंगे? मल्टीप्लिकेशन फेज। यहां से
ये वाला स्टेप्स जो है दूसरा नंबर है आपका ग्रोथ फेज। और थर्ड नंबर यहां से आपका यहां तक, ये थर्ड नंबर है जिसको मैच्योरेशन फेज कहते हैं। और यहां से और यहां तक फोर्थ नंबर है स्पर्मेटोजेनेसिस। ये क्या है यहां पर स्पर्मेटो या स्पर्मेटिक जेनेसिस भी कहते हैं इसको। स्पर्मेटिक जेनेसिस नीचे आप यहां पर लिखेंगे फिगर में, वो नीचे स्पष्ट समझ में नहीं आएगा, मैं यहां पे लिखे दे रहा हूं इसके जस्ट ऊपर। प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। डियर स्टूडेंट्स, अब इसको एक्सप्लेन करना है आपको। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड को मैंने बताया था, इसको एक्सप्लेन भी किया कि स्पर्मेटिड क्या कहलाता है, कैसे निर्माण होता है। स्पर्मेटिड का निर्माण ये चार चरणों में होता है। फर्स्ट स्टेप है इसका मल्टीप्लिकेशन फेज। यहां से यहां तक आप बताएंगे कि इस फेज के अंतर्गत प्राइमरी जर्म सेल्स में कई बार माइटोटिक डिवीजन होता है, समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, जिससे अनेक डॉटर सेल का निर्माण होता है। ये डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम की संख्या प्राइमरी जर्म सेल की बराबर होती है, यानी कि डिप्लॉयड होती है। और ये बनी हुई डॉटर सेल्स को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। ये सभी स्पर्मेटोगोनिया शेप एंड साइज में अपने मदर सेल के ही बराबर होते हैं। क्लियर। सेकंड इसका फेज है ग्रोथ फेज। इस फेज में बताएंगे कि ये बने हुए स्पर्मेटोगोनिया भोजन को इकट्ठा करके, अपने अंदर भोजन को इकट्ठा करके आकार में ग्रोथ करते हैं और एक बड़ी डिप्लॉयड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण करते हैं। ये दूसरा ग्रोथ फेज हो गया। अब तीसरा नंबर है आपका मल्टीप्लिकेशन फेज। तो मल्टीप्लिकेशन फेज में आप बताएंगे कि इस फेज के अंतर्गत फिर से कोशिका विभाजन होता है और यहां पर दो बार कोशिका विभाजन होता है, दो बार सेल डिवीजन होता है। तो मैच्योरेशन फेज में ये पहला नंबर है फर्स्ट मैच्योरेशन फेज। फर्स्ट मैच्योरेशन फेज, तो इसके अंतर्गत प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल में अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा होता है, मेयोटिक डिवीजन। अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे दो हेप्लॉइड सेल का निर्माण होता है।
ठीक है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन में जो डॉटर सेल बनती हैं वो मदर सेल से आधी होती है इनमें क्रोमोसोम की संख्या। तो यहाँ पर दो ठो एप्लाइड डॉटर सेल्स का निर्माण हुआ जिन्हें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल कहते हैं। ठीक है, और दूसरा इसमें है मैचुरेशन फेज के अंतर्गत सेकंड मैचुरेशन डिवीजन, ये फेज यहां पर डिवीजन कर दीजिए। अब यहां ये सेकंड मैचुरेशन डिवीजन तो फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन के बाद इसमें बताएंगे सेकंड नंबर सेकंड मैचुरेशन डिवीजन। तो फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन के कुछ समय बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स से सेकंड मैचुरेशन डिवीजन स्टार्ट होता है और यह माइटोटिक होता है, यानी कि यहां पर जो विभाजन होता है ये वाला ये कैसा होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, जिससे फिर से ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स दो 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 सेल्स में डिवाइड हो जाती हैं और ये बनी हुई सेल्स हैप्लॉइड ही होती हैं। चूंकि यहाँ पर समसूत्री विभाजन हुआ तो ऊपर वाले इनमें क्रोमोसोम की संख्या हैप्लॉइड है, तो इनमें क्रोमोसोम की संख्या हैप्लॉइड ही होगी। क्लियर? इस प्रकार से यहाँ पर 4 स्पर्मेटिड सेल्स का निर्माण हो जाता है और इन स्पर्मेटिड सेल्स में आगे डिवीजन नहीं होता और ये मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस के माध्यम से इनसे एक एक स्पर्म का निर्माण हो जाता है। यानी कि 4 स्पर्मेटिड सेल से कितने स्पर्म बने? 4। और ये प्रोसेस तो यहां पर मैंने आपको 3 नंबर तक बताया मैचुरेशन फेज में। तो मैचुरेशन फेज तक क्या हुआ, 2 इसमें डिवीजन होते हैं, फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन और सेकंड मैचुरेशन डिवीजन। और यहाँ पर 4 स्पर्मेटिड सेल्स का निर्माण हुआ और 4 से यहाँ पर स्पर्म का निर्माण हुआ। यानी स्पर्मेटिड सेल्स से स्पर्म का निर्माण यहाँ पर चौथा नंबर स्पर्मेटोजेनेसिस भी कहलाता है या स्पर्मेटिडजेनेसिस कहलाता है। क्लियर? अब यहां नीचे फिगर में आप देखिए ये प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। तो अभी स्पर्मेटोजेनेसिस की फर्स्ट प्रोसेस मैंने बताया फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। अब इसमें सेकंड नंबर है स्पर्मेटोलियोसिस। इधर मैं इरेज की दे रहा हूं। स्पर्मियोलियोसिस स्पर्मेटोलियोसिस इसको कहते हैं। स्पर्मेटोलियोसिस और मेटामॉर्फोसिस मेटामॉर्फोसिस और स्पर्मियोजेनेसिस।
स्पर्मियोजेनेसिस, ये 3 नामों से जानते हैं इसको, स्पर्मेटोलियोसिस अथवा मेटामॉर्फोसिस अथवा स्पर्मियोजेनेसिस, 3 नामों से जाना जाता है। अब ये है क्या? तो स्पर्मेटिड्स के रूप में बनी हुई स्फेरिकल और नॉन मोटाइल सेल्स, स्पर्मेटिड के रूप में बनी हुई गोलाकार या अचल कोशिकाएं कुछ समय पश्चात मोटाइल या धागेनुमा संरचना में परिवर्तित हो जाती हैं, मोटाइल या धागेनुमा संरचना में परिवर्तित हो जाती हैं, जिसे स्पर्मेटोलियोसिस या स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है। और स्पर्मेटोलियोसिस के अंतर्गत स्पर्मेटिड सेल्स से स्पर्म बनने में इन स्पर्मेटिड सेल्स में निम्नलिखित परिवर्तन दिखाई देते हैं या होते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं इसको, स्पर्मेटोलियोसिस को, कि बनी हुई गोलाकार या अचल स्पर्मेटिड सेल्स से कुछ टाइम बाद ये धागेनुमा मोटाइल नेचर की संरचना बन जाती है, जिनको स्पर्म कहते हैं, और यह प्रक्रिया स्पर्मेटोलियोसिस या स्पर्मियोजेनेसिस कहलाती है। ठीक है। और स्पर्मेटोलियोसिस के अंतर्गत स्पर्मेटिड सेल से स्पर्म बनने में स्पर्मेटिड सेल्स में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। वो कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? तो फर्स्ट नंबर है चेंज इन न्यूक्लियस, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, इसको मिटाई दे रहा हूं यहां पर। इसमें फर्स्ट चेंजेस होता है चेंजेस इन न्यूक्लियस, दूसरा नंबर है फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, और तीसरा नंबर है सेंट्रियोल, और चौथा नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया। अब इस चीज को मैं फिर से यहां पर इरेज कर रहा हूं और यहां पर दिखाऊंगा कि स्पर्मेटोलियोसिस के अंतर्गत जब स्पर्मेटिड सेल से स्पर्म का निर्माण होता है तो उस स्पर्मेटिड सेल्स में कौन कौन से चेंजेस दिखाई देते हैं, तब जाकर के स्पर्म की संरचना बनती है। तो इसको मैं यहां से बिल्कुल हटा दे रहा हूं। और यहां पर आप स्पर्म की स्ट्रक्चर बना दीजिए।
इट इज एक्रोसोम। ये हो गया आपका हेड। यहां हो गया न्यूक्लियस। ये हो गए सेंट्रियोल। लेकिन यहां दो प्रकार के सेंट्रियोल हैं। ये ऊपर वाला प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और ये नीचे वाला है डिजिटल सेंट्रियोल। ये मिडिल पीस है। यहां पर ये मेन पीस है। ये टेल है। और ये है आपका एक्सियल फिलामेंट। यहां पर नीचे लिख देंगे आप फिगर में स्ट्रक्चर ऑफ ए मैच्योर स्पर्म। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर देखिएगा कि इसका मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस का सेकंड प्रोसेस स्पर्मेटोलियोसिस को आपको डिफाइन करके बताया। और मैंने बताया था कि स्पर्मेटिड सेल से स्पर्म बनने में किसी भी स्पर्मेटिड सेल्स में कौन कौन से चेंजेस होते हैं। फर्स्ट नंबर है चेंज इन न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक में परिवर्तन। आपको बताना चाहूंगा कि स्पर्मेटिड सेल्स कैसी थी, इस प्रकार से गोलाकार थी और कैसे थी, हेप्लॉइड थी। तो स्पर्मेटिड सेल्स का न्यूक्लियस यानी बीज का जो केंद्रक होता है वो काफी बड़ा होता है। लेकिन स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने में इसके न्यूक्लियस का अधिकतर पानी जो होता है वो इसके साइटोप्लाज्म में निकल जाता है। यहाँ पर आरएनए की संख्या भी कम हो जाती है और डीएनए जो होता है वह काफी गाढ़ा हो जाता है। इस प्रकार से स्पर्मेटिड सेल्स का न्यूक्लियस सिकुड़कर छोटा हो जाता है और स्पर्म के हेड का निर्माण करता है। ज्यादातर ये किसका निर्माण करता है? हेड का निर्माण करता है। तो ये पहला नंबर हो गया चेंज इन न्यूक्लियस, किस प्रकार से न्यूक्लियस में परिवर्तन हुआ, चेंजेस हुआ और स्पर्म का हेड का निर्माण करता है। सेकंड चीज है यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम का निर्माण। तो एक्रोसोम का निर्माण या स्पर्म के एक्रोसोम का निर्माण स्पर्मेटिड के गाल्जी बॉडी के द्वारा होता है। एक्रोसोम स्पर्म के हेड के ऊपर स्थित होता है। इसका पिछला एंड जो होता है एक्रोसोम का वो स्पर्म के हेड के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है, जबकि इसका दूरस्थ भाग न्यूक्लियर पार्ट के रूप में ऊपर पाया जाता है। एक्रोसोम एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम को स्रावित करता है जिसके द्वारा एक फर्टिलाइजेशन के दौरान ओवम को यहां पर छेद करके इसके अंदर इंटर कर जाता है। क्लियर? तो एक्रोसोम का भी निर्माण मैंने देख लिया किस प्रकार से होता है। थर्ड नंबर है सेंट्रियोल। यहां पर दो प्रकार के सेंट्रियोल दिखाई दे रहे हैं। एक ये प्रॉक्सिमल ऊपर है और ये जो दिखाई दे रही है ठीक है आकार के, ये डिजिटल सेंट्रियोल होता है। तो स्पर्म के हेड के
जस्ट नीचे एक के बाद एक प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल, दो प्रकार के सेंट्रियोल पाए जाते हैं, ऊपर की ओर प्रॉक्सिमल और नीचे की ओर डिस्टल सेंट्रियोल। ये जो डिस्टल सेंट्रियोल होता है यह नीचे की ओर एक्सियल फिलामेंट का निर्माण करता है। क्लियर? यानी कि इसके स्पर्म के बेस का निर्माण करता है, बेसल पार्ट का निर्माण करता है। अगला नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस स्पर्म में इसके मिडिल पीस में, यानी कि यहां पर ये जो दिखाई दे रहे हैं आपके डिस्टल सेंट्रियोल, इनके और एक्सियल फिलामेंट के बीचों बीच ये अनेक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर हम लोगों ने देखा कि स्पर्मेटोलियोसिस के अंतर्गत स्पर्मेटिड सेल्स में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, तब जाकर के स्पर्म का निर्माण होता है। तो आपका यहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस क्लियर हुआ, खत्म हुआ। अब आता है इसी में फॉर्मेशन ऑफ या स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो चाहे नेक्स्ट हेडिंग आप ले लेंगे इसको, या इसी के आगे से, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस बताने के बाद आप स्पर्म की संरचना तो बताएंगे ही, यहां पर आप लिख दीजिए स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो कोई भी स्पर्म एक मोटाइल और धागेनुमा संरचना होती है जो यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। यानी कि आप बता सकते हैं कि कोई भी स्पर्म एक धागेनुमा संरचना होता है, मोटाइल नेचर का होता है और यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, मींस इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो हेप्लॉइड होता है। ठीक है, तो स्पर्म की संरचना में यह स्पर्म तीन भागों से मिलकर के बना हुआ होता है। कौन कौन से भाग हैं? पहला नंबर है हेड, सेकंड नंबर है मिडिल पीस, और थर्ड नंबर है टेल। हेड क्या है? तो आप बताएंगे यह स्पर्म का ऊपरी, सबसे ऊपरी भाग होता है, जिसके बीच में एक हेप्लॉइड केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, और इसके शीर्ष पर एक्ट्रोसोम स्थित होता है। क्लियर? और जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा हुआ होता है। सेकंड नंबर है मिडिल पीस। यह स्पर्म का मध्य भाग होता है, मिडिल पीस होता है। यहां पर हेड के जस्ट नीचे दो सेंट्रियोल और अनेक माइटोकॉन्ड्रिया स्थित होते हैं। थर्ड नंबर है टेल। यह स्पर्म का पिछला और लास्ट पार्ट होता है। टेल के बीचों बीच एक्सियल फिलामेंट निकली हुई होती है। एक्सियल फिलामेंट ऊपर की ओर किससे जुड़ा हुआ होता है? डिस्टल सेंट्रियोल से जुड़ा हुआ होता है, जबकि इसका पिछला भाग टेल से जुड़ा रहता है। तो इस प्रकार से ये स्पर्म की भी स्ट्रक्चर हो गई। आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आया होगा, और कल मैं इसका सेकंड पार्ट यानी कि oogenesis लेकर के आऊंगा। आज के लिए इतना ही। जो समस्याएं आपको
संबंधित टॉपिक से होती हैं उसको आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताएंगे। और हाँ, हम लोगों के YouTube चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशंस मिलता रहे, लाइव क्लासेस की जानकारी मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।